previous class we have understood what is work done by a force. Work is said to be done by a force when the point of application of force is displaced, है ना? Work point of application of force is displaced. और what was the work done formula? Fs cos theta. इसमें W क्या है? वर्क. F क्या है? फोर्स. S क्या है? डिस्प्लेसमेंट. किसका? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. इसी पॉइंट को किसी भी बुक ने हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है? इसलिए आप कहते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. नो, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. थीटा क्या है? एंगल बिटवीन F एंड S, ठीक है? और प्रीवियस क्लास हम लोग काफी कुछ चीजें देखें. आज मैं आगे बढ़ जाऊंगा और इसी पॉइंट को मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा. हमें समझ में आ गया है कि वर्क डन बाय ए फोर्स इज गिवन बाय Fs cos थीटा, वेयर S क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा है उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया? अगर मैं कहूं कि यहाँ पे, चलो मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक डंडा ऐसे रखा हुआ था. हियर इज ए डंडा केप्ट लाइक दिस. अब इस डंडे को मैं अगर कोई एक फोर्स लगाता हूं और यहाँ पे लगाता हूं, सपोज आई अप्लाई ए फोर्स समवेयर हियर. ध्यान से देखना बेटा, फोर्स यहाँ पे लगाया तो हो सकता है कि इस फोर्स के चलते ये जो डंडा है वो सीधा ऐसे ऊपर जाएगा. नहीं? अच्छा, लेकिन अगर मैं ये फोर्स को यहां पर लगाने की बजाय यहां पर लगाऊंगा, सोचो कि फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, डंडा जमीन पे पड़ा हुआ है, मैं एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? क्या ये सीधा आगे जाएगा? घूम जाएगा? नहीं. तो आप देखोगे कि ये डंडा इस पोजीशन से घूम के किसी एक नए पोजीशन में आ गया. नया पोजीशन कैसे? ऐसा वाला पोजीशन घूम के इस पोजीशन में आ गया. हमें क्या पता करना है? वर्क डन बाय दिस फोर्स. कोई फोर्स इस बॉडी को ढकेला और वो फोर्स बॉडी को इस पोजीशन में ले आया. हम देख रहे हैं कि बॉडी का हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है. यहाँ का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है ना? आप कहोगे यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है. हर एक अलग अलग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको अलग अलग मिल रहा है कि नहीं? यहाँ का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है. सो एवरी पॉइंट हैज गॉट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस, ठीक है. हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुआ है. चलिए मैं कहता हूं कि ये जो सारा डिस्प्लेसमेंट है उनको नाम दे देता हूं. S1, ये डिस्प्लेसमेंट S2, ये सेंटर का डिस्प्लेसमेंट S3, ये S4, ये S5. मैं अगर आपको क्वेश्चन में पूछूं, इन फिगर शोन द डिस्प्लेसमेंट required to calculate the work done by F is dash. आप कौन सा डिस्प्लेसमेंट की बात करो? आप कहे कि F डॉट Fs cos थीटा में S हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, लेकिन बॉडी का तो हर जगह डिस्प्लेसमेंट अलग अलग दिख रहा है. ये सबसे कम हुआ, ये सबसे ज्यादा हुआ, ये सेंटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ. अब सोचो आपका बुक वाला डेफिनेशन आपको मदद करेगा क्या? नहीं करेगा. कौन सा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. कौन सा पॉइंट में फोर्स आया? ये वाला पॉइंट में फोर्स आया, इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? इसका डिस्प्लेसमेंट को हम कंसीडर करेंगे तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे? S4. समझ में आया? ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है. समझ में आया? चलिए, अगर आपको ये समझ में आया कि S इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं.
अगला क्वेश्चन। अब सोचो कि यहां पे कोई एक लेडर है, और ये लेडर में ऐसे ऐसे डंडे लगे हुए हैं, ये वर्टिकल लेडर है। कोई इंसान चढ़ना चाहता है, तो चढ़ना चाहता है तो कैसे चढ़ रहा है वो? आप देखोगे कि वो आदमी क्या किया है, जो चढ़ना चाहता है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये है वो आदमी, ऐसे पकड़ा है, पकड़ के चढ़ रहा है। ये दूसरा टांग है उसका, है ना, ऐसे करके चढ़ रहा है। कानून के सिर्फ हाथ लंबे नहीं होते, टांग भी लंबे होते, नाम इसका कानून है। अब ये चढ़ रहा है, ये आदमी चढ़ गया कितने ऊपर? टू ए हाइट h, क्या इन फिगर शोन, इन फिगर शोन द रिएक्शन फोर्स or the contact force of ladder on foot of man is 50 न्यूटन। और h कितना दिया है? h दिया है 5 मीटर। When he climbs up to a height of 5 meter, what is work done by contact force? ये कंटैक्ट फोर्स कितना वर्क कर रहा है? मतलब उसके पांव पे कुछ फोर्स आ रहा है 50 न्यूटन का। अरे इतना बड़ा आदमी 50 न्यूटन का होगा क्या? 5 केजी का होगा क्या? नहीं, से इट इज 500 न्यूटन। चलिए हम कहेंगे इट इज 500 न्यूटन। पांव पे कुछ फोर्स आ रहा है, कितना? 500 न्यूटन। अच्छा ऐसा है, 500 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। अच्छा पहले आप बताओ, जब वो आदमी चढ़ेगा, work will be done by the 500 Newton force or against the 500 Newton force? By the against. फोर्स कैसा है आदमी के पांव पे? ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर को हुआ? ऊपर की तरफ। तो वर्क इज डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स? By the force. थोड़ा सोचना है। वर्क डन इज गिवन बाय Fs cos थीटा, नहीं? अच्छा तो क्या आप गेस कर सकते हो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? Fs cos थीटा, नहीं? तो F कितना हुआ? 500 न्यूटन। H कितना हुआ? H कितना हुआ? 5 मीटर। थीटा कितना हुआ? 0। तो आप कहोगे 500 इंटू 5 इंटू cos 0। नो, फिर गड़बड़ कहाँ हो गया? फॉर्मूला तो सही लगा, उसमें S क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पांव पे फोर्स आया 500 न्यूटन का, ध्यान से देखना, पांव पे फोर्स आया 500 न्यूटन का। जब वो पांव उठाया डिस्प्लेस करने के लिए, तब फोर्स था क्या? नहीं, पांव उठाया ना, ऊपर ऊपर गया। जब वो पांव उठाया फोर्स नहीं था। जब तक फोर्स था तब तक डिस्प्लेसमेंट हुआ था क्या? नहीं। जब तक फोर्स था तब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। अब जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तब फोर्स भी नहीं था। तो दोनों रहेंगे तब ना वर्क होगा। फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है कि नहीं? तो हम कहेंगे क्या वर्क हुआ बाय द फोर्स? अरे जब तक फोर्स आ रहा था तब तक तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में? ऐसे लिखेंगे, as long as force acts on his foot, as long as force acts on his foot, आप कहोगे as long as the force acts on his foot, there was
नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये as long as there was the force acting on the foot, तब तक there was no displacement of point of application of force, of force. So no work is done, no work is done. तो आंखें बंद करके एफएस कॉस थीटा मत बोल देना, ठीक है? पूछो जाके जो टीचर काटते हैं कि क्या होगा सर, वार्डन बाई होगा कि अगेंस्ट होगा? कुछ नहीं होगा, नो वर्क। समझ में आया क्या? ये ठीक है। अच्छा सोचो मैं कहीं बैठा हुआ था ऐसे, तो मेरे पाँव पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन था, अब मैं खड़ा हुआ, वर्क इज डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन और अगेंस्ट द नॉर्मल रिएक्शन। सोचो सोचो, मैं कहीं बैठा हुआ था ऐसे, हाँ झुक के बैठा हुआ था, टीचर पनिशमेंट दिए तो मेरे पाँव पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है ऊपर की तरफ, आ रहा ना? मैं खड़ा हो गया, अब वर्क इज डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन और अगेंस्ट द नॉर्मल रिएक्शन। व्हाई नो वर्क इज डन? क्योंकि पाँव पे फोर्स आ रहा है और पाँव मूव किया, क्या मैं मूव किया, पाँव मूव नहीं किया। समझ में आया क्या? मैं मूव किया, पाँव मूव नहीं किया, तो नो वर्क इज डन। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी, ठीक है? थोड़ा और घुमाते हैं आपको। यहां पे कोई एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक के ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन है ना? हमें थ्री बॉडी डायग्राम करना आता है। ये कोई एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट इज गोइंग अप। तो ये जो ब्लॉक रखा है यहाँ पे, पक्का इस ब्लॉक पे कुछ ना कुछ तो नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा। इन फिगर when the lift moves up, work is done by the normal reaction or against। अब ये लिफ्ट पे कोई चीज रखा हुआ है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है और उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो आ रहा होगा। वर्क इज डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और अगेंस्ट द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सोचो, तो अब इसके पाँव पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है, उसका बेस पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है, और जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा है वो पॉइंट क्या लिफ्ट के साथ साथ ऊपर नहीं जा रहा है? जा रहा है। किधर को जा रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स of normal reaction is in direction of the force, work is done by the reaction force। अगर लिफ्ट नीचे आता होता तो वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन होता कि अगेंस्ट होता? अगेंस्ट होता। समझ में आ रहा है? ये cos 180 हो जाता है, r और s के बीच में एंगल 180 हो जाता, तो cos 180 इज -1। वर्क डन बाय द फोर्स नेगेटिव आता, वर्क डन बाय फोर्स नेगेटिव मतलब वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। यहाँ पर कोई एक पुली है, सोचो कि पुली है, ये पुली से कोई एक ब्लॉक झूल रहा है, आप इस ब्लॉक को खींच के ऊपर चढ़ाना चाहते हो, तो आपने क्या किया, ये थ्रेड को पकड़ के खींचने लगे ऐसे। कितना फोर्स लगा के? 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर को खींचा, खींचा तो ये चढ़ गया तो ये हाइट h, ठीक है, से कितना चढ़ गया, ये 2 मीटर चढ़ गया, 2 मीटर, और ऐसा खींचा कि ये एंगल कुछ 45 डिग्री था। आई वॉन्ट टू चेंज द केस, सेम चीज को मैं रिपीट करने वाला हूं। मैं कहूंगा कि अगला केस में मैं ब्लॉक को फिर से खींचा, वही 100 न्यूटन फोर्स में खींचा, लेकिन केस अलग था। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को कुछ इधर खींचने लगा, कितने फोर्स में, वही 100 न्यूटन फोर्स में। पहला केस में मैं खींच रहा था 45 डिग्री में, दूसरे केस में मैं खींच रहा हूं 60 डिग्री एंगल में। दोनों ही केस में मैं ब्लॉक को बराबर हाइट में खींच रहा हूं विद द सेम फोर्स, सेम फोर्स लगा के बराबर हाइट तक खींच रहा हूं, पर दोनों में अंतर क्या है, ये एंगल का। आप इसको केस 1 को, इसको केस 2 को। क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच केस more work is done by the 100 Newton force, in which case more work is done by the 100 Newton force। आपको बताना है कौन सा केस में वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स इज मोर, ये बताना है। क्या दिया है, इन व्हिच केस work done by 100 Newton force is more। क्या मेरा केस सबको समझ में आया? yes, sir। ये ब्लॉक को मैं 2 मीटर खींचा, ये ब्लॉक को भी मैं 2 मीटर खींचा, दोनों ब्लॉक को 2 मीटर ही खींचा हूं। आई हैव पुल्ड टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, ये केस में भी 2 मीटर और ये केस में भी 2 मीटर, दोनों ही केस में मैं इसको 2 मीटर ही खींचा हूं मैं। अच्छा चलिए, केस 1, केस 2। केस 1 में क्या फोर्स खींच रहा है, 100 न्यूटन फोर्स। केस 2 में 100 न्यूटन। अच्छा, केस 1 में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2 मीटर। केस 2 में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2 मीटर। केस 1 में थीटा क्या है, 45 डिग्री। केस 2 में थीटा क्या है, 60 डिग्री। हाँ, तो दोनों का वार्प निकाल दो, देखो कौन ज्यादा है कौन कम है। लेकिन सोचो तो, हम लोग कुछ गड़बड़ कर दिए। क्या गड़बड़ कर दिए, जो थीटा था वो क्या था, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, और एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हमारा फोर्स कहां पे आ रहा था भैया, ये फोर्स तो यहां पे आ रहा था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, ऐसे हुआ। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, ऐसे हुआ। दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है, हाँ ये बात तो तय है। लेकिन दोनों ही केस में थीटा क्या 45 और 60 डिग्री है, नहीं। इस केस में थीटा क्या है, 0। इस केस में थीटा 0। दोनों केस में बराबर फोर्स, बराबर डिस्प्लेसमेंट, बराबर एंगल है, तो वर्क डन इज सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, यस, वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स इज सेम इन बोथ केस। तो हम कंक्लूजन में ये पहुंचे, जो वर्क डन होगा दैट विल बी सेम इन बोथ केस। So work done in both case
इज सेम। समझ में आ रहा है क्या? ये बात है, समझ रहे हैं ना? ये जो एस है कितना इंपॉर्टेंट है। डोंट से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। क्या मैं ठीक ठाक आपको समझा पा रहा हूँ? सर ब्लॉक नहीं है, खींच रहे वो पॉइंट है। हाँ, जो पॉइंट में फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। आपका गड़बड़ क्या किए, फोर्स तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इसका देख रहे हो नहीं? हाँ, चलिए मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। एक बड़ा ही मुश्किल सवाल, बड़ा ही मुश्किल सवाल मैं आपको दे रहा हूं। मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चे इसको कर लेंगे, तो मैं थोड़ा ढंग से फिगर बनाऊं। यहाँ पर कोई एक ऐसा शेप का हेमिस्फेरिकल है। अच्छा ठीक है, ये एक स्फीयर है। अब ये स्फीयर के अंदर हुआ क्या है, एक छोटा सा ब्लॉक इसके अंदर रखा हुआ है, छोटा सा ब्लॉक, ये छोटा सा ब्लॉक इसके अंदर रखा हुआ है। अब ये छोटे से ब्लॉक का मान लो कि ऐसा है कि ये ब्लॉक ठीक, ये ब्लॉक यहाँ पे रखा है। अब हुआ क्या, ये जो स्फीयर है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। आपने क्या किया, इस ब्लॉक को एक थ्रेड लगा के खींचे, और ये जो स्फीयर दिया है, ये स्फीयर के बारे में क्या जानकारी दिया है? दिया है कि जो स्फीयर है इसका रेडियस है r, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r। अब ये स्फीयर में हुआ यूं है, एक छोटा सा होल है, छोटा सा होल कहां पे, यहाँ पे छोटा सा एक होल है। हियर इज ए स्मॉल होल, ठीक है, आपको होगी यहाँ पर एक छोटा सा होल है। अब इस होल से आपने क्या किया, एक थ्रेड लगा के खींच रहे हो। किसको, इसको खींच रहे हो। थ्रू दिस होल यू पुल इट, ऐसे खींचोगे तो बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? मान लो कि हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहे हैं। रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 4 मीटर, रेडियस दिया है 4 मीटर। अब इसको खींच के ब्लॉक को यहां तक लोगे, खींचोगे तो ब्लॉक ए से बी तक चलेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, इन फिगर shown find work done by 50 Newton force in pulling the block from A to B, given mass of ball or mass of block is 1 kg, is 1 kg। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है क्या? You clearly see this block is being pulled through a thin hole as shown here। ये होल से खींचा जा रहा है ना, ये होल से खींचा जा रहा है ब्लॉक को, है ना। along this hole you are pulling, it's a small hole, और आप इसको इधर से खींच रहे हो, खींच के बाहर निकाले। सेंटर इसका यहाँ, स्फीयर को पकड़ लिए तो भाग नहीं सकता, खींचोगे तो धीरे धीरे चढ़ेगा और इधर से निकलेगा। बोला ये 50 न्यूटन फोर्स खींच के इसको चढ़ाया, बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय द 50 न्यूटन फोर्स? ये आपको सोच के बताना है। थोड़ा सोचो तो देखें कौन बताता है। जैसे मैं बताया, अगर आप एस का सही डेफिनेशन नहीं जानते हो तो सारा गड़बड़ है। एस क्या है एफ एस कॉस थीटा में? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, तो जब आप ये फोर्स लगा के इस थ्रेड को खींचे यहाँ पे,
आपको किसका डिस्प्लेसमेंट देखना चाहिए? जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा है ना? अगर ये है 4 मीटर तो ये स्फीयर है तो भाई ये भी तो 4 मीटर ही होगा। अगर ये 4 मीटर होगा, ये 4 मीटर होगा, ये थ्रेड का लेंथ कितना होगा? 4√2। यस, हियर L is equal to 4 square होल ओवर 4√2। तो इसका मतलब जब खींच के A से B तक उठाएंगे, when the block is pulled from A to B, जब ब्लॉक को खींचे हम A to B तो आप क्या कहोगे? S displacement of point of application of force, कौन सा फोर्स? 50 न्यूटन फोर्स कितना होगा? इज इक्वल टू L, उतना ही तो थ्रेड बाहर निकलेगा, है कि नहीं? दैट इज 4√2। फोर्स क्या है? 50 न्यूटन। थीटा क्या है ये तो बता दो। सर 0 डिग्री। 0। क्यों? क्योंकि फोर्स और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इट इज 0। तो आप कहोगे व्हाट इज द वर्क डन? F S cos 0। F तो हो गया 50, S हो गया 4√2 एंड दैट इज 200√2 जूल्स। देखा, कोई ना कोई बता दिया, कोई ना कोई बता दिया जो सही पकड़ लिया। देखो जो क्वेश्चन को आप बता दिए उसको बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। सो बीइंग हियर यू आर डिफरेंट। हां सर। समझ में आ रहा ना? 50√32 जूल। यस, 50 into 4√2। ऐसा 50√32 में 4√2 ब्रेक नहीं किया। हाँ तो √32 होने से क्या फर्क था, ऐसे ही छोड़ देते, तभी आंसर सही है। मेरा हो गया। हाँ, क्या सबको समझ में आया? हां सर। यस सर। ये देखा कितना खूंखार खतरनाक क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a man is working, work done by normal reaction on his foot is 0 because angle between F and S is 90 डिग्री। बताना है आपको ट्रू और फॉल्स। जब कोई आदमी चल रहा है और उसके पांव पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, जब वो कुछ दूर गया तो बोल रहा है कि वार्डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज 0 बिकॉज एंगल बिटवीन F and S इज 90 डिग्री। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? वार्डन का फॉर्मूला क्या है? Fs cos थीटा। हां सर, Fs cos थीटा। और क्या F और S के बीच में एंगल क्या है? आदमी चल रहा है तो ऐसे ही जा रहा होगा ना, है ना? फोर्स तो ऐसे ही है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है? हाँ है। क्या इसलिए वार्डन 0 है? नहीं सर, फॉल्स। फॉल्स है। क्यों? सर डिस्प्लेसमेंट 0। क्योंकि इसका तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। यस सर। इट इज 0 part is correct, but it is not because the force and displacement are mutually perpendicular. It is because force and displacement does not occur simultaneously. समझ में आ रहा है? तो आंसर हो गया false. Why? Because डिस्प्लेसमेंट इज because ये थोड़ा इसको हटा के रखें यहाँ पे, ये तुम यहाँ पे आओ भैया, उधर चलते रहो, ठीक है? तो आंसर हो गया false.
because the force and displacement of point of application of force does not or do not coexist, एक साथ नहीं आ रहे हैं। इसीलिए क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि वार्क एक इजी चैप्टर है कि डिफिकल्ट चैप्टर है? Easy. इजी है। हाँ, फिजिक्स में जब कोई चीज इजी लगता है जानो कि गए तुम, क्योंकि फिजिक्स चैप्टर ऐसा है जब तक समझ में नहीं आएगा बहुत इजी लगेगा। किसी को पूछो न्यूटन थर्ड लॉ, हाँ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बड़ा इजी है। पूछो तो मुंह खुल जाएंगे इतने जोर से कि अंदर का इंटेस्टाइन दिखने लगेगा, है ना? ऐसा है। तो फिजिक्स चीज ऐसा है जब तक समझ में नहीं आएगा बहुत इजी लगेगा, समझने आने के बाद ही पता चलता है अरे बाप रे ये सब था क्या। एक एक वर्ड अभी तक हम पढ़े क्या है, वर्क का कॉन्सेप्ट का अभी हम 10% पढ़े। सो मेनी थिंग्स आर देयर, 90% इज येट टू बी टॉट, लेकिन तुम लोगों को तो इतना चाहिए, इतने में हम लोग वर्क का कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, है ना? और एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता देंगे अगले क्लास, ठीक है? और उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर।